स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो हम पिछले जहाँ तक किए थे उससे आगे आज करते हैं। तो पिछले महीने राष्ट्रपति का चुनाव तक करवा दिया था। तो चलिए आज उससे आगे की चर्चाएं करते हैं। और ये जो आगे जो टॉपिक आया है महाभियोग, महाभियोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आए दिनों में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान है, महाभियोग कैसे लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो देखिए अनुच्छेद यानी आर्टिकल 56 के तहत राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। आर्टिकल 56 के तहत राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। और देखिए आर्टिकल 61 महाभियोग की प्रक्रिया, 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहीं पर अधिकांश स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए 56 में महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है और महाभियोग की प्रक्रिया किस तरह महाभियोग लगेगा वो आर्टिकल 61 में है। तो ध्यान दीजिए, कंफ्यूज नहीं होइए, हो सके तो आप नोट डाउन करते चलिए। तो चलिए आगे देखते हैं। सो देखिए आगे जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन, यहाँ देखिए संविधान के उल्लंघन पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। केवल एक उपबंध है जिस कारण राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उनको हटाया जा सकता है, और वो क्या है? संविधान का उल्लंघन। इसी के कारण संविधान के अगर वो उल्लंघन करते हैं तो ही उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं आगे। प्रस्ताव लोकसभा में, हाँ यहाँ देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई है। प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। पहले लोकसभा में भी लाया जा सकता है या पहले राज्यसभा में भी, दोनों में लाया जाएगा। और लाने की शर्त क्या है सो देख लीजिए। लाने की शर्त नोट में देख लीजिए। सदन के कुल सदस्यों की हस्ताक्षर, जिस सदन में पहले लाया जाएगा उस सदन की 1/4 सदस्यों की हस्ताक्षर होनी चाहिए। और प्रस्ताव दोनों सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बारी बारी से 2/3, ये देख 2/3 बहुमत से पारित होगी। ये जो प्रस्ताव लाया जाएगा वो 2/3 बहुमत से पारित किया जाएगा। और दोनों सदनों में पहले लोकसभा में लाया जाएगा तो पहले लोकसभा में पारित होगा, वो भी 2/3 के विशेष प्रकार के बहुमत से। उसके बाद राज्यसभा में जाएगा और वहाँ भी 2/3 के विशेष प्रकार के बहुमत से पारित होगी ये महाभियोग। तो चलिए देखते हैं आगे। और यहाँ देख लीजिए इसी में राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लग जाएगा, महाभियोग पारित हो जाएगा, जब महाभियोग पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति को अपने आप पदमुक्त हो जाएंगे। उनको किसी के द्वारा हटाया नहीं जाएगा, वो खुद पदमुक्त हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति को शक्तियाँ क्या क्या है? ऐसे तो उनको कहा जाता है चलिए देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो चलिए ये हाँ, राष्ट्रपति की शक्ति क्या क्या है? राष्ट्रपति की शक्ति तो ऐसे तो व्यवहार में कुछ नहीं है, लेकिन संविधान के अनुसार बहुत कुछ दिया गया है। देख लीजिए उनकी शक्तियाँ। राष्ट्रपति के नाम से देश का शासन चलाया जाता है। यहाँ ध्यान से देखिए, राष्ट्रपति के नाम से देश का शासन यानी पूरे भारत का शासन राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। यहाँ ध्यान से देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करते हैं। कहीं क्वेश्चन आएगा प्रधानमंत्री निर्वाचित होते हैं या नियुक्त किए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त किए जाते हैं, ना कि निर्वाचित होते हैं। वो एक संसद के रूप में निर्वाचित होते हैं और प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और देखिए राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज, CAG, महान्यायवादी, निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त और पदमुक्त यानी नियुक्त करते हैं, यानी उनको पद देते हैं और पद से हटाते भी हैं। और सभी का हटाने का अलग अलग कार्य है।
सुप्रीम कोर्ट के जज को करते हैं, सीएजी को करते हैं महान्यायवादी। महान्यायवादी कहने का मतलब है भारत सरकार का वकील। जो कभी भी विवाद हो, भारत सरकार की ओर से विवाद हो तो भारत सरकार की तरफ से जो लड़ेगा, एक सरकारी वकील होता है, भारत सरकार का वकील होता है, वो महान्यायवादी होता है। निर्वाचन आयुक्त यानी जो चुनाव करता है उसके अधिकारी को नियुक्त करते हैं। और देख लीजिए नेक्स्ट क्या है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सके कि आप नोट डाउन करते जाए, और ये क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसी भी में मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, वह सशस्त्र बलों के प्रमुख होते हैं, यानी आर्मी का हो गया, एयरफोर्स का हो गया, नेवी का हो गया, तीनों का प्रमुख होते हैं, यानी सेनापति होते हैं। तीनों सेनाओं का सेनापति होते हैं। तो चलिए आगे शक्ति क्या है, देखिए वह युद्ध और शांति की घोषणा करता है। युद्ध, देख लीजिए, युद्ध और शांति की घोषणा, यानी किसी देश से युद्ध होने जा रहा है तो वो राष्ट्रपति घोषणा करेंगे, उससे युद्ध होगा और शांति की घोषणा करेंगे। अब देखिए विधायी शक्ति, अब देख लीजिए विधि में इनका क्या योगदान है, क्या इनका शक्ति है। तो यहाँ सबसे बड़ा शक्ति देख लीजिए, अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के अंग होंगे। संसद के 3 अंग हैं, ध्यान से देख लीजिए, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। संसद के कितने अंग होंगे? 3 अंग होंगे, जिसमें आर्टिकल 79 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। वह संसद का सत्र आहूत करता है। आहूत करने से आशय यह है, आहूत मतलब वह संसद के सत्र बुलाते हैं। संसद के सत्र कौन बुलाते हैं? तो राष्ट्रपति। संसद के सत्र राष्ट्रपति बुलाते हैं और सत्रावसान करते हैं, यानी सत्र को खत्म करते हैं। संसद के दोनों सत्रों को संयुक्त बैठक, देख लीजिए, राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक बुलाते हैं और उसमें भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ वो बुलाते हैं। संयुक्त बैठक बुलाएंगे। और राष्ट्रपति का एक और देख लीजिए शक्ति, राज्यसभा में, यहाँ टाइपिंग एरर हो गया, देख लीजिए, राज्यसभा में यहाँ होगा, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। और ये मनोनयन किस प्रकार होता है? तो वो देखिए, साहित्य, विज्ञान, कला और खेल, खेल नहीं होगा, साहित्य, कला, विज्ञान और एक और है कुछ, वो देखिए, साहित्य हो गया, कला हो गया, विज्ञान हो गया, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। इसी के आधार पर 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। वो कौन कौन सा है? तो साहित्य हो, विज्ञान से हो, कला से हो या समाज सेवा से हो, उनको 12 सदस्यों को मनोनयन किया जाता है। राज्यसभा में, यह ध्यान रखिएगा, लोकसभा में नहीं। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन किया जाता था, वो भी अब समाप्त हो गया 2020 से, समझे। तो अब देखिए, अब आगे देखिए, आगे इनका क्या है शक्ति। एक अध्यादेश, देखिए ये अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश देख लीजिए, तो इसका पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा। अध्यादेश, जब सत्र न चल रहा हो, यानी किसी प्रकार का सत्र न चल रहा हो और राष्ट्रपति अनुच्छेद, सॉरी यहाँ गलती से लिखा गया, ये हो गया अनुच्छेद, होगा टॉपिक एरर हो गया, अनुच्छेद 123 के द्वारा अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश किस आर्टिकल के द्वारा जारी किया जाता है? तो ये ध्यान रख लीजिए, 1, 2, 3 यानी 123। चलिए आगे देखते हैं, आगे इनका क्या है। तो चलिए, हाँ आगे देख लीजिए। अध्यादेश की अधिकतम संभावित अवधि होती है। अधिकतम संभावित अवधि यह 6 माह और 6 सप्ताह हो सकती है। और ये क्यों है देख लीजिए। 2 सत्रों के बीच, भारत में 2 सत्रों के बीच की अधिकतम अवधि 6 माह हो सकती है। कितना? 6 माह। और अध्यादेश में कहा गया है कि अगर सत्र चालू हुआ, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, सत्र चालू हुआ तब से सिर्फ 6 सप्ताह, यानी 6 वीक ही यह अध्यादेश की कानून जारी रहेगी। अगर इनको अनिश्चित काल यानी परमानेंट लागू करना है,
तो इन्हें प्रस्तावित करना होगा राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा में पारित करना होगा, तब जाके जो अध्यादेश है वो कानून वो अस्थायी रूप से रहेगा। नहीं तो अगर पारित नहीं करते हैं लोकसभा राज्यसभा में, तो यह स्वतः खत्म हो जाएगा अध्यादेश। तो यही देख लीजिए, अधिकतम सत्र चलने से अधिकतम 6 सप्ताह, और 2 सत्रों के बीच की अधिकतम अवधि होती है 6 माह। तो अधिकतम संभावित तिथि हो सकती है 6 माह 6 सप्ताह अध्यादेश की अवधि। तो ये आप समझ गए होंगे आशा करते हैं। तो आगे है वीटो। वीटो देख लीजिए, भारत में वीटो की शक्ति, राष्ट्रपति वीटो लगा सकते हैं, और वो भारत के राष्ट्रपति के वीटो 3 प्रकार के हैं। एक निरपेक्ष, इस वीटो को समाप्त नहीं किया जा सकता। निलंबन वीटो है, इसे साधारण बहुमत से इस वीटो को समाप्त किया जा सकता है। और एक जेबी वीटो है, इस पर जेबी वीटो पर राष्ट्रपति किसी प्रस्ताव को रख लेते हैं बहुत दिनों तक और उस पर कोई जवाब नहीं देते हैं, तो समझ लिया जाता है कि जेबी वीटो लग गया है। तो चलिए, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।